चाहे जिन फिल्मों को या पूरी दुनिया को उलट पुलट क्यों ना करना पड़े, उस इंसान को ढूंढ कर लाओ। महिला सीईओ की याददाश्त जाने के बाद उसे सिर्फ वह छोटा पिल्ला याद था जो भाग गया था और जिसके हाथ पर एक निशान था। इसके लिए महिला सीईओ पागल हो गई थी जब तक वह निशान वाला लड़का नहीं आ गया। गूस सेक्रेटरी क्या सच में वही है? मुझे क्यों लगता है कि वह नहीं है। तुम ज्यादा सोच रही हो। उसके अलावा और कौन हो सकता है? जब से बाई निंगबिंग को यह याद आया कि उसका एक जूता चुरा कर भागने वाला छोटा पिल्ला था, तब से वह पागल होने लगी थी। हर दिन वह या तो मुझसे यह पूछ पूछ कर परेशान करती थी, गूस सेक्रेटरी क्या वह मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार करता था, या फिर उन सहकर्मियों पर अपना गुस्सा निकालती थी जिन्हें मजबूरी में प्राइवेट डिटेक्टिव बनना पड़ा था। देख क्या रहे हो? ढूंढना जारी रखो। जिंदा हो या मुर्दा, मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छे संबंध वाले कुछ सहकर्मी मेरे समर्थन में बोले, तुम सच में पागल हो। हर दिन एक नैनी की तरह काम करती हो। क्या तुमने कभी इस्तीफा देने के बारे में नहीं सोचा? बातचीत के दौरान ही सैलरी आ गई। फिर से कोई अजीब सा बोनस मिल गया। मैंने एक नजर सहकर्मी की 8,000 सैलरी पर डाली और फिर अपनी 60,000 सैलरी पर डाली। हालांकि बाई निंगबिंग में बहुत सी समस्याएं थी और वह पागलपन करती थी, लेकिन वह उदार और अपराध बोध से भरी हुई थी। हर बार जब वह अपना ड्रामा खत्म करके मुझे जमीन पर चुपचाप साफ सफाई करते हुए देखती, तो वह अपना फोन निकालकर दूसरी तरफ के व्यक्ति से कहती, गूस सेक्रेटरी की सैलरी 2,000 बढ़ा दो। महज आधे साल में मेरी सैलरी 6,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। और तो और कभी कभी जब वह नशे में होती तो वह जबरदस्ती मुझे घड़ियां, पर्स और वैसी ही चीजें थमा देती थी। जब मैं मना करती तो वह जोर देकर देती, क्या तुम मुझे कम समझती हो? मैं अपने मुंह के कोने में आए आंसुओं को पोंछते हुए लाचारी से उसे स्वीकार कर लेती थी। इसके अलावा इस कार और इस घर दोनों पर उसी के निशान है। मैंने यह तुम्हें उपहार में दिया है। उसे डर था कि कहीं मैं काम छोड़कर न चली जाऊं और भविष्य में उसे मेरे जैसी बात सुनने वाली और बर्दाश्त करने वाली कोई और न मिले। इसलिए वह समय समय पर मुझे भारी भरकम बोनस भेजती रहती थी। भगवान की कसम, मैं उसके रिटायर होने तक काम कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहती थी कि यह जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहे, जब तक कि जी बोदा नाम का एक लड़का कंपनी में प्रकट नहीं हुआ। उसके हाथ पर तितली का निशान रोंगटे खड़े कर देने वाले रोए के साथ बहुत साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही एक पल के लिए बाई निंगबिंग सुनने पड़ गई। आमतौर पर ऐसी स्थिति में पुरुष नायक की एंट्री होती है। ग्रुप चैट में टहलका मच गया। इस मोहक आवाज और छोटे ताजे मांस वाले लड़के के सामने महिलाओं के लिए यह सच है या झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बाई निंगबिंग भी ऐसा ही सोचती है? फिर वह इतनी आग बबूला क्यों हो रही है? जी बोदा लगभग रोते हुए बाहर भागा। निंगबिंग, अगर तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो मेरे पास भी रुकने की कोई वजह नहीं है। मैं जा रहा हूँ। सहकर्मी शेन हुयान ने फाइल से अपने निचले आधे चेहरे को छुपा लिया और धीरे से मुझसे कहा, बाई जोंग उसे ढूंढने क्यों नहीं जा रही? मैं भी बहुत परेशान थी। अरे यार, उसने इतनी मेहनत करके उस इंसान को ढूंढ निकाला और अब उसे भगाने के लिए? यह भी बाई निंगबिंग के स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। मैं मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि तभी बाई निंगबिंग ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। काले चमड़े के सोफे पर उसकी आंखें गहरी थीं और वह बहुत उलझन में लग रही थी। मैंने अनजाने में ही कह दिया, बाई जोंग, आपको इतने दिनों बाद इतने तनाव में देख रहा हूँ। क्या यह जी जिंदगी के लिए है? बाई निंगबिंग ने धीरे से अपनी पलकें उठाई और मुझे एक तिरछी नजर से देखा। वान शान उठकर खिड़की के पास चली गई, गहरे भ्रम और संदेह के साथ। गूस सेक्रेटरी